नमस्कार। कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है पछतावा। कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई। वे दयालु और धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई और सदाचरण का भी अवसर मिले। वे सोचने लगे, यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना निर्वाह हो सकता है, किंतु सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध न रहेगा। वकालत में प्रविष्ट हो जाओ तो दोनों बातें संभव हैं, किंतु अनेकानेक यत्न करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा। पुलिस विभाग में दीन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहते हैं, किंतु एक स्वतंत्र और सद्विचार प्रिय मनुष्य के लिए वहां की हवा हानिप्रद है। शासन विभाग में नियम और नीतियों की भरमार रहती है। कितना ही चाहो पर वहां कड़ाई और डांटपट से बचे रहना असंभव है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुख्ताराम बन जाना चाहिए। वेतन तो अवश्य कम मिलेगा, किंतु दीन खेतीहरों से रात दिन संबंध रहेगा, उनके साथ सद्व्यवहार का अवसर मिलेगा। साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। पंत दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी सेवा में रख कर कृतार्थ कीजिए। कुंवर साहब ने इन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, किंतु आपके योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं देख पड़ता। दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो कुछ प्रसन्नता पूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो यह संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी न करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा, रईस की नौकरी नहीं, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपया माहवार देता हूँ और वे तंजेब के अंगरखे पहनकर निकलते हैं। उनके दरवाजों पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, किंतु शादी विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासगिरी को तैयार बैठे हैं, परंतु अपना यह नियम नहीं। समझ लीजिए, मुख्ताराम अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसका ठाट बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया है, उसके सामने तहसीलदारी झूठी है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसा कि करना उनकी सभ्यतानुसार उचित था। वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे। बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा है। मैं तो अभी कॉलेज से निकला आता हूँ और न मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया, किंतु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा। आपके और नौकर असामियों का गला दबाते होंगे, मुझसे मरते समय तक ऐसे कार्य न होंगे। यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चय है तो मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा, हाँ, यह तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कहीं होता है, किंतु मेरे यहाँ तनख्वाह अधिक नहीं दी जाती। जमींदार के इस प्रतिष्ठा शून्य उत्तर को सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हृदय से बोले, तो फिर मजबूरी है। मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको हो तो क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता न मिलेगा। कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत कचहरी लगी ही रहती है। सैकड़ों रुपए तो डिग्री और तजवीज़ों तथा और अंग्रेजी कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज ही में मिल रहा है, सो भी अधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इसे रख लेना ही उचित है। लेकिन पंडित जी की बात का उत्तर देना आवश्यक था। अतः कहा, महाशय, सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाए वह सत्य को न छोड़ेगा और न अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है। सच्चाई का रुपए से कुछ संबंध नहीं। मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और बेईमान बड़े बड़े धनाढ्य पुरुष। परंतु अच्छा, आप एक सज्जन पुरुष हैं।
आप मेरे यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहिए। मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा। दुर्गानाथ जी ने 20 रु मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ से कोई 2.5 मील पर कई गांवों का एक इलाका चांदपार के नाम से विख्यात था। पंडित जी इसी इलाके के कारिंदे नियत हुए। 2 पंडित दुर्गानाथ ने चांदपार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य पाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है। रहने के लिए सुंदर बंगला है जिसमें बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था। सैकड़ों बीघे की सीर, कई नौकर चाकर, कितने ही चपरासी, सवारी के लिए एक सुंदर टांगन, सुख ठाट बाट के सारे सामान उपस्थित। किंतु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोंपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था। वहां के लोगों में वह बंगला कोट के नाम से विख्यात था। लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते। उसके चबूतरे पर पैर रखने का उन्हें साहस न पड़ता। इस दीनता के बीच में इतना बड़ा ऐश्वर्य युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थरथर कांपते थे। चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा नहीं होता। पहले ही दिन कई 100 किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट के रूप में उपस्थित किए, किंतु जब वे सब लौटा दिए गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किंतु चपरासियों का रक्त उबलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आए, किंतु लौटा दिए गए। अहीरों के घरों से दूध से भरा हुआ मटका आया, वह भी वापस हुआ। तमोली एक ढोली पान लाया, किंतु वह भी स्वीकार न हुआ। असामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, परंतु चपरासियों को तो ये नई बातें असह्य हो गईं। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आपको ये चीजें पसंद न हो तो न लें, मगर रस्म को तो न मिटाएं। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा तो उसे नए सिरे से यह रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी। यह सब सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया, जिसके सिर पर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुझे इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता। एक चपरासी ने साहस बांध कर कहा, इन असामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब ये नहीं हैं। इनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं। देखने में ऐसे सीधे सादे मानो बेसिंग की गाय हैं, लेकिन सच मानिए इनमें का एक एक आदमी हाई कोर्ट का वकील है। चपरासियों के इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर कुछ न हुआ। उन्होंने प्रत्येक गृहस्थ से दयालुता और भाईचारे का आचरण करना आरंभ किया। सवेरे से 8 बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियां देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके सदाचरण ने असामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रुपया, जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर वसूल हो गया। किसानों ने अपने भाग सराहे और वे मनाने लगे कि हमारे सरकार की दिनोंदिन बढ़ती हो। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी और बैलों के लिए रुपए। फसल कटने पर 1 का 1.5 वसूल कर लेते। चांदपार के कितने ही असामी इनके ऋणी थे। चैत का महीना था। फसल कट कट कर खलियानों में आ रही थी। खलियान में से कुछ अनाज घर में आने लगा था। इसी अवसर पर कुंवर साहब ने चांदपार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। यह चैत का महीना है, जब तक कड़ाई न की जाए तुम लोग डकार नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चलेगा। बूढ़े मलुका ने कहा, सरकार भला असामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है। कुछ अभी ले लिया जाए, कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर यहाँ से उठने पाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह हिला वाला किया करते हो। मलुका विनय के साथ, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमको और क्या चाहिए। जो कुछ उपज है वह सब सरकार ही की है। कुंवर साहब से मलुका की यह वाचालता सही न गई। उन्हें इस पर क्रोध आ गया। राजा रीस ठहरे। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और कहा, कोई है, जरा इस बुढ़े का कान तो गर्म करो, वह बहुत बड़बड़ कर बातें करता है।
उन्होंने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा, किंतु चपरासी कादिर खां ने लपक कर बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा। मलूका के 2 जवान बेटे वहां चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गर्म हो उठा। वे दोनों झपटे और कादिर खां पर टूट पड़े। धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगा। खां साहब का पानी उतर गया, साफा अलग जा गिरा। अचकन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किंतु जबान चलती रही। मलूका ने देखा बात बिगड़ गई। वह उठा और कादिर खां को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा। जब लड़कों ने उसी को डांटा तब दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। पर बात यथार्थ में बिगड़ गई थी। बूढ़े के इस विनीत भाव का कुछ प्रभाव न हुआ। कुंवर साहब की आंखों से मानो आग के अंगारे निकल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसा न रहा था, किंतु कुछ गर्मी अवश्य थी। समझता था कि ये कुछ न्याय करेंगे, परंतु यह फटकार सुनकर बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और तिस पर सरकार हमी को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, अब उतरेगी। दोनों लड़के सरोश बोले, सरकार, अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे? कुंवर साहब, एंड कर, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है। 4 चांदपार के किसान अपने गांव पर पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी कह ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूत पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गानाथ ने असामियों को परितोष दिया और आप घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें लाल थीं। मुख की आकृति भयंकर हो रही थी। कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांदपार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बहुत शोक हुआ। ये तो ऐसे सरकश न थे। कुंवर साहब, यह सब आप ही के आगमन का फल है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं। आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। यह सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर असामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चूं तक न की। आज उनका यह साहस कि मेरे ही आदमी पर हाथ चलाएं। दुर्गानाथ कुछ दबते हुए, महाशय, इसमें मेरा क्या अपराध? मैंने तो जब से सुना है तभी से स्वयं सोच में पड़ा हूँ। कुंवर साहब, आपका अपराध नहीं तो किसका है? आप ही ने तो इनको सिर चढ़ाया। बेगार बंद कर दी। आप ही उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने। किताबी बातें स्कूलों ही के लिए हैं। दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को इस सरकशी का मजा चखाया जाए। असामियों को आपने माल गुजारी की रसीदें तो नहीं दी हैं? दुर्गानाथ कुछ डरते हुए, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके हस्ताक्षरों की देर है। कुंवर साहब कुछ संतुष्ट होकर, यह बहुत अच्छा हुआ, शकुन अच्छे हैं। अब आप इन रसीदों को चिराग अली के सुपुर्द कीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी, फसल नीलाम कर लूंगा। जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वह बीज और ऋण के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह रुपया मालगुजारी के मद में नहीं, कर्ज में वसूल हुआ है। बस। दुर्गानाथ चिंतित हो गए। सोचने लगे कि क्या यहाँ भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद इस शांति कुटीर को ग्रहण किया था। क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं, यह मुझसे न होगा। बोले, क्या मेरी शहादत बिना काम न चलेगा? कुंवर साहब क्रोध से, क्या इतना कहने में भी आपको कोई उज्र है? दुर्गानाथ द्विविधा में पड़े हुए, जियो तो मैंने आपका नमक खाया है। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे उचित है, किंतु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है। संभव है कि यह कार्य मुझसे न हो सके, अतः मुझे तो क्षमा ही कर दिया जाए। कुंवर साहब शासन के ढंग से
यह काम आपको करना पड़ेगा, इसमें हानि की कोई आवश्यकता नहीं। आग आपने लगाई है, बुझाएगा कौन? दुर्गानाथ, दृढ़ता के साथ, मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और न इस प्रकार की शहादत दे सकता हूँ। कुंवर साहब, कोमल शब्दों में, कृपानिधान, यह झूठ नहीं है। मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना अस्वीकार कर दीजिए। जब असामी मेरे ऋणी हैं, तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण की मद में वसूल करूं या मालगुजारी की मद में। यदि इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो आपकी जबरदस्ती है। अभी आपने संसार देखा नहीं। ऐसी सच्चाई के लिए संसार में स्थान नहीं। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इस सेवक धर्म पर विचार कीजिए। आप शिक्षित और होनहार पुरुष हैं। अभी आपको संसार में बहुत दिन तक रहना है और बहुत काम करना है। अभी से आप यह धर्म और सत्यता धारण करेंगे तो अपने जीवन में आपको विपत्ति और निराशा के सिवा और कुछ प्राप्त न होगा। सत्य प्रियता अवश्य उत्तम वस्तु है, किंतु उसकी भी सीमा है, अति सर्वत्र वर्जित। अब अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं। यह अवसर ऐसा ही है। कुंवर साहब पुराने खुर्राट थे। इस फेंकनेट से युवक खिलाड़ी हार गया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी पछतावा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें।